हेलो दोस्तों जब भी आप करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो जनरली आपके मन में सवाल हमेशा आता है दोस्तों कि करंट अफेयर्स को सर कैसे एनालाइज करें। बिकॉज ना तो इसमें ऐसे कोई स्टैटिक टॉपिक है जिसपे आप बोलो कि यार इस पे सवाल आ रहा है, रिपीट होगा सवाल, बिकॉज स्टैटिक टॉपिक्स में तो सवाल रिपीट हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, ना ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, करंट अफेयर्स अपडेट होते रहेंगे। तो करंट अफेयर्स का एनालिसिस कैसे होता है दोस्तों, वहां पे एक्चुअल में हमें डायमेंशन समझने, बिकॉज ना तो यहाँ पे आपको ये आंसर्स को मार्क देखना है कि आंसर सही था या गलत था, किसका क्या आंसर है। दूसरा पॉइंट है आपको यहाँ पे एक्चुअल में चीजें समझने के किस डायमेंशन पे सवाल आया है और किस तरह का सवाल है, ताकि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सके। उसी कंटेक्स्ट में दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जहां पे आज हम ईओ 2023 एग्जामिनेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें तो मैं ऑलरेडी आपके साथ करंट इवेंट्स एपीएफसी 2023 एग्जामिनेशन को डिस्कस कर चुका हूं, जहां पे हमारी जो यूपीएससी की पीवाईक्यू सीरीज है दोस्तों, वहां पे डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बट शुरुआत करने से पहले दोस्तों एक ऐसी चीज जो मैं सोचता हूं कि आप सबके पास हमेशा होनी चाहिए, जो कि है हमारी यूपीएससी एक ईपीएफओ की गाइड बुक। दोस्तों यहां पे हमने दोस्तों आपको बताया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो सारे पीवाईक्यूज आपको यहां पे मिल जाएंगे, चाहे वो ईओ एपीएफसी की बात हो, ईओ की हो, तो यहाँ पे आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे दोस्तों। इसके साथ दोस्तों हमने यहाँ पे आपको एक डिकोडेड सिलेबस दिया है। डिकोडेड सिलेबस का मतलब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे देखिए टॉपिक्स मेंशन करता है यूपीएससी के, इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा, बट उसमें कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है, किस सोर्स से आप पढ़ सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पे आपको डिफाइन किया है। प्लस अगर आपको एक इनिशियल स्ट्रेटेजी, यानी कि आपको इनिशियल स्टार्ट करना है, क्या स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हैं, तो वो भी दोस्तों हमने आपको यहाँ पे बताई हुई है। तो आप वो भी जो कि उसके बारे में भी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। और जो गाइड बुक है दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के हमारे सवाल के साथ। तो पहला सवाल दोस्तों जो हमारा पूछा गया था, वो पूछा गया था एनएसडीसी के ऊपर, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ऊपर। क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए अगर हम बात करें एनएसडीसी की, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अगर हम बात करें स्किल को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी ज्यादा एक्टिव है। अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा एग्जाम 2023 में होता, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और अगर हम आज की बात भी करें, स्किल बेटर करनी है तो उस कंटेक्स्ट में इंडिया काफी ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, और स्किल्स कंटेक्स्ट में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर जो है हमारा काम कर रही है। और इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि एग्रीमेंट साइन करे ताकि हम स्किलिंग लेवल को अपग्रेड कर सके। ठीक है, अब ये न्यूज में रहती है, तो उसी कंटेक्स्ट में उन्होंने एनएसडीसी पे यहां से हमसे सवाल पूछा गया यूपीएससी में। अब सवाल देखिए, अगर दोनों स्टेटमेंट्स को समझें तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बेसिकली हमसे बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट में पूछ रही है कि एनएसडीसी का एक्चुअल में काम होता क्या है, यही हमसे पूछा गया है। अगर हम बात करें कि यार एनएसडीसी है, तो ऑब्वियसली बात है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है किसी ना किसी मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रही होगी, किसी तरह की वो ऑर्गेनाइजेशन होगी, या तो वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी या फिर वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये पता होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड उसको रेगुलेट करता है। अब डीपीआईटी आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर। अब ये आ गया, अब यहां से क्या है, ये एक सेक्शन 8 कंपनी यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए ना गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के बारे में, किस तरह की कंपनी है। यहाँ पे भी यही है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, किसके अंडर आती है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई अगर हमने बात की कि स्किल्स के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। अब क्या किस चीज को स्किल करते हैं, इट प्रमोट स्किल डेवलपमेंट में कैटलाइजिंग द क्रिएशन ऑफ ओनली लार्ज क्वालिटी एंड नॉन प्रॉफिट वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्या ऐसा होगा, क्या सिर्फ और सिर्फ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस को कैटर करती होगी इसकी? तो यार देखो यार इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब देखिए मैं बात करूं दोस्तों, जब भी हम एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है यार, हम यूपीएससी आंसर की इसको में देखते हैं, काफी क्वेश्चंस कई बार ना ऐसे होते हैं जो कंट्राडिक्शन क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं एनएसडीसी के बारे में, देखो एनएसडीसी ना वैसे ही बना था अराउंड 2008 के आसपास। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एक्चुअल में 2014 में बने, यानी कि मिनिस्ट्री बाद में बने, बट उसके बाद क्योंकि स्किल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री तो एनएसडीसी उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर ही एक्चुअल में काम करता है। अब अगर मैं आपको ओपिनियनाइजेशन बोलूं तो दोस्तों यहाँ पे हो सकता है पहली स्टेटमेंट गलत हो, बट यूपीएससी कंटेक्स्ट में यहाँ पे पहली स्टेटमेंट गलत नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर हम आज की बात करें तो ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो एक्चुअल में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंडर ही काम कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है बिकॉज काफी बार यूपीएससी हमसे क्वेश्चंस में कंट्राडिक्शंस होती हैं दोस्तों, काफी बार लगता है कि नहीं यार ये होगा, बट ऑब्वियसली जब यूपीएससी हमारी आंसर की रिलीज करता है तो जो भी उनके फाइनल आंसर्स होते हैं, कुछ में कंट्राडिक्शंस होती हैं, कुछ में हो सकता है कि जिस थॉट प्रोसेस से वो क्वेश्चन बना हो तो वो उस थॉट प्रोसेस पे हम कई बार ओवरथिंक कर जाते हैं। तो उस कंटेक्स्ट में बात करो तो पहली स्टेटमेंट सही है।
दूसरी गलत है, बिकॉज यहां पे ये कीवर्ड याद रखो, और अगर आप बिल्कुल कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो यार ओनली कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में। कुछ भी चीज हुई है सिर्फ और सिर्फ इसी में होती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी कंटेक्स्ट में हमारा ये वाला पॉइंट जो है गलत है, तो यहां पे आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, सेकंड स्टेटमेंट जो है यहां पे गलत है। ठीक है, तो यहां से हमारा ये आंसर आया। अब अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, आपको आंसर पे फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है कि अगर मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहा हूं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, क्या उसका प्राइम गोल है, क्या क्या वो करती है, वो मुझे पता होना चाहिए। अब आते हैं हमारे आज के अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है दोस्तों जूट पैकेजिंग बिल के लेके। देखिए क्या होता है कि जब वो जूट बैग्स जो हमें, अब काफी चीज है दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि प्लास्टिक बेस यूज होते हैं, गवर्नमेंट एनवायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स के ऊपर काफी ज्यादा काम कर रहा है। उसी कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ने बोला कि हमें अपनी जूट इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना है, तो हमने जूट पैकेजिंग बिल लेके आए। हमने बोला कि अब जब से जो आपके फूड ग्रेन्स हैं या फिर जो शुगर है, ठीक है, उसको हम जूट बैग में बेचेंगे, कुछ परसेंट शुगर का, कुछ परसेंट फूड ग्रेन्स का, ये बताया गया। अब देखो दोस्तों, अगर हम बात करें यहां पे इस बिल से दोनों क्वेश्चन हमसे पूछे गए। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, क्योंकि अब मैं बात करूं, ये जो हमारा पेपर जुलाई में हुआ है और ये जो चीज है दोस्तों, ये दिसंबर के आसपास न्यूज में था। ठीक है, अराउंड दिसंबर में ये न्यूज में था। तो क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेट कर दिया जी 100% शुगर और फूड ग्रेन्स इन डाइवर्सिफाइड जूट बैग्स। क्या 100% कर दिया था? दूसरा पूछा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड द जूट पैकेजिंग मटेरियल कंपल्सरी यूज इन पैकेजिंग कमोडिटीज एक्ट 1987। तो ये दोनों बिल के थे, बिकॉज इसी एक्ट को ही लेके उन्होंने यहां पे कुछ अमेंडमेंट्स या कुछ चेंजेस की थी दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए आप बोलोगे कि यार सिर्फ इस तरह से मतलब सारे बिल्स पढ़ने, देखिए अगर कोई इंपॉर्टेंट बिल न्यूज में है दोस्तों तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंटली पार्लियामेंट सेशन में तो काफी बिल्स जो हैं, काफी एक्ट्स जो हैं, उसके ऊपर प्रपोजल्स दिए गए। अगर वो प्रपोजल्स हैं, याद समझना, अगर वो प्रपोजल्स हैं तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज यूपीएससी कभी भी प्रपोजल्स पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बिकॉज वो फाइनलाइज ही नहीं हो, तो बदल सकते हैं। अगर वो एक्ट बन चुका है और वो पास हो चुका है, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुका है, तब क्वेश्चन उस पर आने के चांस है, बिकॉज बिल्स तो कितने ही आते हैं यार। तो आपको ऐसी चीज जिसमें कोई मेजर कमोडिटीज में मेजर इंपैक्ट जिस चीज का हो रहा है, अगर ऐसा कोई चीज पास होते तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अब उसी कंटेक्स्ट में बात करें दोस्तों, अगर इसका आंसर देखिए तो यहाँ पे एक्चुअली में पहली स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज देखो क्या था, फूड ग्रेन के कंटेक्स्ट में 100% था, शुगर के कंटेक्स्ट में 20% था, ठीक है, 20% था, तो इसलिए पहली स्टेटमेंट यहां पे गलत है। बट अगेन मैं बोलूंगा, कोई भी बिल आप पढ़ रहे हैं उसमें जो जो मेजर चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस का मतलब या तो बिल अमेंड हुआ है तो चेंजेस होंगे, या फिर उस बिल में जो भी इंपॉर्टेंट उसके की फीचर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये दोनों चीजें एक्चुअल में, ये पॉइंट की फीचर से आता है। ये बिल आता है कि इसने किसी बिल को रिप्लेस किया है या किसी बिल में अमेंडमेंट किया, तो ये लाइन आपकी बेसिकली वहां से आती है। तो अगर आप कोई भी बिल्स या एक्ट्स पढ़ रहे हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है जी, अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर। अब आप बोलोगे सर क्या यूपीएससी में एग्रीमेंट्स भी याद करने होते हैं? एग्रीमेंट ही है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने 25 बिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है 5 ईयर के लिए इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए अंडर दी पीएम गति शक्ति स्कीम। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा ध्यान समझो। ये कोई नॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है कि भाई नॉर्मल एग्रीमेंट साइन हो गया, नहीं। ये क्या हुआ है, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन को लेकर ना एक बहुत ही मेजर एग्रीमेंट साइन हुआ था एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये यानी कि हमें हर एग्रीमेंट नहीं पढ़ना है। यहां से सबक क्या लिखा है, या कि हम सीख क्या रहे हैं कि हमें हर एग्रीमेंट नहीं पढ़ना है। हमें दोस्तों यहां पे करना क्या है कि अगर कोई मेजर एग्रीमेंट, जैसे मैं बात कर रहा हूं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। अगर इंडिया ने बोला कि हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, हम एग्जांपल दे रहा हूं कि हमने जापान के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया कि जापान और इंडिया कोलैबोरेट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और 2037 तक हमने ये कोलैबोरेशन जो है, जहां पे जापान हमें कम से कम 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट देगा। तो ये बड़ी चीज है ना यार। अब ऐसा तो नहीं है कि यार एथर ने एग्रीमेंट किया ईईवी के साथ तो याद करना है। मेजर एग्रीमेंट्स होते हैं जहां पे एक ब्रॉडर इफेक्ट, बिकॉज गति शक्ति बहुत बड़ी स्कीम है, ये छोटी मोटी स्कीम है, बहुत बड़ी स्कीम है पीएम गति शक्ति स्कीम। उसके ऊपर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपका कोर फीचर है, जिसके ऊपर यार इंफ्रास्ट्रक्चर तो मेन है किसी भी देश का, उसको बढ़ाने के लिए, उसको बेटर करने के लिए आपने यहां पे एग्रीमेंट साइन किया है। तो इस कंटेक्स्ट में मैं आपको बोलूंगा कि यहां पे अगर कोई मेजर आप ऐसे एग्रीमेंट्स देख रहे हैं तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। अब क्या आपको यहां पे फिगर्स इंपॉर्टेंट हैं? देखिए फिगर्स अगर हम बात करें तो जनरली यूपीएससी फिगर्स पे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट ऑब्वियसली बात है यार, अगर कोई बहुत ही
ऐसा ही फिगर है कि पहली बार हुआ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के अंदर। अब वहां पे वो पहला ऐसा एग्रीमेंट है जो कि लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है वो, कि भाई $100 बिलियन जो है आप इन्वेस्ट करोगे इंडिया में, आप इतनी जॉब्स हैं जो आप क्रिएट करोगे। तब यहां पे क्या आपसे फैक्ट पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता, हो सकता है फैक्ट पे ही खेल ले यूपीएससी आपसे। तो यूपीएससी अगर फैक्ट पे खेलेगा तो वो तभी खेलता है अगर वो बहुत ही मेजर फैक्ट हो। ऐसा नहीं वो करेगा कि यार अच्छा 10,445 करोड़ पे मिले हैं तो 10,445 मिले, 10,230 मिले, वो नहीं खेलेगा, वो मेजर फैक्ट्स पे खेलेगा। तो ये आपको करंट अफेयर्स में हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो इसका आंसर था एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर। अब देखो ये ना एक ऐसा क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था ना, कई बार बच्चों के मन में आता है कि क्या हम करंट अफेयर्स जितना भी पढ़ ले यूपीएससी हमेशा कुछ ना कुछ चीजें आउट ऑफ द बॉक्स पूछता ही है। ये कैसी चीज है? प्रोवेस। अब प्रोवेस यार बेसिकली अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, प्रोवेस बेसिकली पता क्या है? ये एक डाटाबेस है जो कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखता है कंपनीज की, जो कि एकेडमिक्स के लिए बनाई जाती है, ठीक है। अब देखो यार इस चीज को मैं समझाऊं तो ये टेक्नोलॉजिकल चीज थी। अब टर्म्स बहुत न्यूज में आती हैं, ठीक है। क्या आप सारी टर्म्स को कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये वन ऑफ दैट इंस्टेंस था। प्रोवेस के ऊपर कोई एक आर्टिकल आया हुआ था लाइवमेंट के ऊपर, और वहां पर उन्होंने थोड़ा सा बताया था कि प्रोवेस आजकल काफी ज्यादा उस पर वर्क हो रहा है। अब दोस्तों मैं आपसे बात करूं क्या हम हर टर्मिनोलॉजी को समझ पाएंगे? तो ऑब्वियसली बात है जब भी आप यूपीएससी एग्जामिनेशन में जाएंगे तो हमेशा आपको ध्यान रखना देयर विल बी सम क्वेश्चन जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द कंटेक्स्ट होंगे, और ये वन ऑफ दैट क्वेश्चन है। क्या अब इस लेवल तक क्या आपको पढ़ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप पढ़ सकते हो, या क्या इस लेवल तक आपको हर एक चीज याद करनी? नहीं। तो ये क्वेश्चन यहां पे आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है कि अगर इस तरह क्वेश्चन आया, बिल्कुल आया यार पुराने पेपर में, बहुत बच्चे बोलेंगे टर्मिनोलॉजी पे सवाल आया, पढ़ने बैठ जाओ। दोस्तों यार हमें वो चीजों पे ध्यान देना जहां पे हमसे मैक्सिमम चीज हम रिटर्न ऑफ आउटपुट हम समझ सकते हैं। अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा यार बिल्कुल आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ही कुछ पूछ ले, जाए यूपीएससी पूछ ले, तो छोड़ देना है। तो ये क्वेश्चन इस तरह का था। जब वो एग्जाम हुआ था तब भी काफी बच्चों ने सोचना छोड़ा कि ये समझना है क्या है, ठीक है जी। और दोस्तों देखिए अगर हम बोले ईपीएससी का पेपर तो भी थोड़ा सा डुएबल था। ईओ का पेपर पिछली बार करंट अफेयर में बात करूं, करंट इवेंट्स बहुत डिफिकल्ट आया था, यहाँ पे इतना आसान नहीं आया था, ठीक है। तो ये हमारी यहां से ये लर्निंग है। अब आते हैं जी एनएससी प्राइम। देखिए अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल सेक्टर में, जनरली हम बोलते हैं यूपीएससी में क्या फाइनेंशियल सेक्टर्स पे न्यूज आएंगी? बहुत बंदे बोलेंगे नहीं यार फाइनेंस तो बैंकिंग का टॉपिक होता है ना, यूपीएससी को पूछेगा। देखो यार पहली बात ये समझना, अगर कोई आपको ये कह रहा है ना कि फाइनेंस सिर्फ बैंकिंग का टॉपिक है, यूपीएससी का नहीं है, तो ये गलत है। यूपीएससी का करंट अफेयर्स ओवरऑल करंट अफेयर्स, तो यूपीएससी हर इस चीज पे हर एक डायमेंशन पे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसीलिए यूपीएससी को एक डिफाइंड डायमेंशन नहीं है कि बस इसी डायमेंशन पे हमसे सवाल पूछा जाएगा। यूपीएससी बहुत वास्ट है, करंट अफेयर्स तो बहुत वास्ट है, और यूपीएससी का करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा वास्ट है, कुछ भी उठा के पूछ सकती है, ठीक है। इन एवरी डायमेंशन दे कैन आस्क, बट पॉइंट इज कि अब आप फाइनेंशियल के सारे न्यूज पढ़िए, कि सारे एक्ट्स पढ़े, सारे नोटिफिकेशंस पढ़ो आरबीआई की नहीं। आपको ये ध्यान रखना कोई मेजर चेंजेस आ रहे हैं किसी फाइनेंशियल सेक्टर में। जैसे एग्जांपल देता हूं, बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट आया है 2025 में, ठीक है। आरबीआई ने क्या किया है, एक फ्री एआई रिपोर्ट आई है, फ्री एआई के ऊपर जाने पे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज कर सकते हैं उसके ऊपर आरबीआई काम कर रहा है, ठीक है जी। आरबीआई ने पहली बार क्या किया, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस दे दिया है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक क्या होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए। तो जो मेजर चेंजेस किसी फाइनेंशियल सेक्टर्स में अगर आ रही हैं तो वहां पे हमसे सवाल पूछा जा सकता है, और इसी कंटेक्स्ट में एनएससी प्राइम भी आता है दोस्तों, ठीक है। तो एनएससी प्राइम अगर हम बात करें दोस्तों तो अराउंड फेब के आसपास न्यूज में था, और एनएससी प्राइम बेसिकली क्या था, ये एक बेसिकली हाई स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनिशिएटिव था, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेटर करने के लिए एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना प्राइम वर्जन निकाला जिसको बोलते हैं एनएससी प्राइम, ठीक है। तो यहां से क्योंकि बहुत एक मेजर चेंज हुआ है यार फाइनेंशियल सेक्टर में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर मेजर काम कर रहे हो, तो वहां से उन्होंने यहां पे क्वेश्चन हमसे पूछा है। क्लियर हो गया जी ये वाला पार्ट कि किस तरह से क्वेश्चन है। अगेन दोस्तों क्या मैं बात करूं, सॉवरेन बॉन्ड्स हैं, कंसेशन टैक्स हॉलिडेज था, कोई स्पेशल प्रिविलेजेस था? नहीं, ऐसा नहीं था, स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसी कंटेक्स्ट में मैंने आपको बता भी दिया कौन से टॉपिक्स मेजरली यहाँ पे पढ़ने हैं। तो यार कोई भी मेजर चेंज होना वो हमें पता है। जैसे मैं बात करूं जीएसटी के ऊपर, एक बात चल रही है कि जीएसटी की स्लैब्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हम जीएसटी की टैक्स स्लैब्स को कम करने वाले हैं, 5% और 18% पे लेके आने वाले, 12% और 28% वाली स्लैब हम उठा देंगे। और ये भी बोला गया है कि जो सिन गुड्स हैं जैसे टोबैको होता है, या फिर मैं बात करूं दोस्तों अगर आपका लग्जरी आइटम्स हैं, वहां पे अभी भी हम टैक्सेशन जो है वो हायर ही लगाएंगे,
तो ये एक सिंप्लीफिकेशन की बात हुई। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको जीएसटी पता होना चाहिए, जीएसटी कमिश्नर के बारे में पता चाहिए, जीएसटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो मेजर चेंजेस हैं, जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, मैंने आपको बताया बैंकिंग एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। आरबीआई ने रिसेंटली बेसिकली क्या किया, बैंकिंग सिस्टम में थोड़ा सा आरबीआई चेंजेस लेके आया, जहां पे आरबीआई ने क्या बोला है कि यार बहुत बार साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो आरबीआई ने बोला कि बैंक्स को बोला आप अपना डेडिकेटेड डोमेन ले लो बैंक.इन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को बोला डेडिकेटेड डोमेन ले लो fin.in। तो ये मेजर चेंज हुआ है ना यार कि बैंक.इन, fin.in, फिर उन्होंने डेडिकेटेड सीरीज बना दी कि अगर 1600 सीरीज से, यानी क्या आपको ना 1800 टोल फ्री नंबर आता है, अगर 1600 से कॉल आएगा तो इसका मतलब उन्होंने बोला कि आपकी कोई ट्रांजैक्शनल इश्यूज है तो आरबीआई या बैंक्स आपको इस नंबर से कॉल करें। अगर आपको कोई प्रमोशनल एक्टिविटी करनी है तो 1400 सीरीज से कॉल करो, ताकि कस्टमर अवेयर रहे। अब देखो ये मेजर चेंजेस हो रहा है ना यार, तो इस तरह के मेजर चेंजेस को आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं जब भी आप फाइनेंशियल करंट अफेयर्स की यहां पे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर। देखिए अब ये एक गवर्नमेंट का विजन था जो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हाईलाइट हो रहा था, वो था पंच अमृत स्ट्रेटेजी। पंच अमृत स्ट्रेटेजी बेसिकली दोस्तों क्या है कि पंच अमृत स्ट्रेटेजी में भारत ने ये बोला है कि हम जो हैं, सबसे पहली बात है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी को लेके हम जो हैं अपने आप को, बेसिकली इंडिया ने बोला था कि हम नेट जीरो कार्बन इमिटर बनने वाले हैं 2070 तक, नेट जीरो कार्बन एमिशन, जिसको आप आजकल भी बोलते हो 2070 तक। ठीक है जी, ये इंडिया का प्राइम गोल था। उसी गोल में इंडिया ने बोला है कि पंच अमृत का मतलब हम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले हैं हमारे क्लाइमेट चेंजेस को लेके। ठीक है जी, कि हमारे क्लाइमेट चेंज को लेके हम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले हैं, जहां पे हमारा प्राइम गोल क्या था कि सबसे पहली बात है हम 500 गीगावाट तक की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बनाना चाहते हैं 2030 में। दूसरा बोला है कि 50% जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है अब से हम रिन्यूएबल एनर्जी से मीट करेंगे 2030 तक। हम नेट जीरो कार्बन एमिटर बनेंगे 2070 तक। 1 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन जो है हम वो करने वाले हैं, यानी कि हम 1 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने वाले हैं। तो इस तरह से इंडिया ने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई क्लाइमेट चेंज को लेकर। और देखो उसी स्ट्रेटेजी में अगर आप आज के टाइम पे भी कोई भी क्लाइमेट चेंज का इनिशिएटिव पढ़ोगे ना, सबसे पहले आप ये पढ़ते हो कि भारत का टारगेट है जी हमें नेट जीरो कार्बन इमिटर बनना है 2070 तक। भारत चाहता है कि हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करें 2030 तक। भारत चाहता है कि हमारी 50% की जो एनर्जी की जो कंट्रीब्यूशन है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से आए 2030 तक। इसी कंटेक्स्ट में इंडिया आज भी काम कर रहा है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात कर लो, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर लीजिए, आप विंड एनर्जी की बात कीजिए, आप सोलर एनर्जी की बात कीजिए, वो सारे के सारे चीजें यहीं से आती हैं। तो ये स्ट्रेटेजी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया ने बोली थी कि हाँ जी इस स्ट्रेटेजी को हम फॉलो करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहां से लर्निंग क्या है दोस्तों, अगर आप कोई क्लाइमेट इनिशिएटिव पढ़ रहे, देखिए मैं हमेशा बोलता हूं अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ना, तो दोस्तों एक आप देखने एक ट्रेंड चल रहा होगा जहां पे गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव लेगा। अब अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम आज के पॉइंट में देखिए, अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट कहीं पे भी जाते, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ब्रिक्स की समिट हो दोस्तों, चाहे मैं बात करूं आप G7 की बात कर लीजिए, या फिर आप बात कीजिए यूनाइटेड नेशंस में बात कीजिए, इंडिया सबसे ज्यादा एफर्ट किस पे ले रहा है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। बिकॉज हमारा एक सर्टेन गोल है क्लाइमेट चेंज को लेके। हम बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं क्लीन टेक्नोलॉजी को लेके। तो यानी कि अगर हम हर जगह पे क्लीन टेक्नोलॉजी की डिस्कशन कर रहे हैं तो हम ये डिस्कशन कर क्यों रहे हैं, थोड़ा सा तो भी बताना चाहिए। पंचामृत स्ट्रेटेजी, अब क्लीन टेक्नोलॉजी पे काम करो तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है दोस्तों, क्लीन टेक्नोलॉजी एज ए टर्म क्या होता है, या फिर हमने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं जो हम पिछले 2-3 ऑलमोस्ट इस साल तो हम क्लाइमेट एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज ब्रॉडर एंगल पे जब आप पढ़ोगे तब आपके एग्जाम के लिए ज्यादा यूजफुल होती है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर मैं बात करूं दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स हैं, तो इसका मतलब यहां से लर्निंग क्या है, या जिस भी ब्रॉड टॉपिक जैसे क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई भी इनिशिएटिव है आपको अच्छी तरह पढ़ना है। स्पेसिफिकली अगर इंडिया उस पर कोई चीज प्रपोज कर रहा है, इंडिया ने कोई चीज को फाइनलाइज कर दिया कि इस स्ट्रेटेजी पे हम काम करने वाले हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन सेनेट। अब यार ये जो बिल था ना दोस्तों, ये बिल जो है ऑलमोस्ट 1 साल पहले हमारे एग्जाम से पहले पूछा गया। ये अराउंड जून 2022 में ये बिल आया था, ये वाला बिल। ठीक है, अब इस पर एग्जाम था जुलाई 2023 में। अब मैं आपको बोलता हूं कि जनरली यूपीएससी 1 साल से क्वेश्चन पूछता है, और यहां पे हमारे आखिरी जो, अगर मैं आखिरी के 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट, तो देखिए बाकी क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं आखिरी के 6 महीने से हमारे
अटक गए, वहां पे प्रोवेस्ट नहीं था। अगर मैं बात करूं प्रोवेस्ट, देखिए बेसिकली टर्म ही ऐसा था जो यूपीएससी ने थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूछा। प्लस अगर आप बात करो जूट पैकेजिंग बिल, तो वो भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं क्योंकि वो 7th-8th मंथ में से आया था, तो वो चीज है। बाकी क्वेश्चन जनरली आपके 6 महीने में से, बट क्वेश्चन थोड़े से इनडेप्थ थे। अब आते हैं जी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के ऊपर। अब क्या हुआ दोस्तों, नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग, मैंने अभी आपको क्या बोला था, हम कहीं ना कहीं अगर जिस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अब क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस कर रहे थे, यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग है, यानी कि जो मेजर एक हमने चेंजेस किए, मेजर एक्ट लेके मेजर कुछ चेंजेस करने वाले थे, तो वही यहाँ पे हमने की। नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग के ऊपर जो था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक इंडियन स्टैंडर्ड सेटअप किया था। तो यानी कि हमने एक मेजर चीज के ऊपर एक स्टैंडर्ड सेटअप किया है। तो इसका मतलब अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी कोई मेजर चेंजेस हैं, किसी नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग की बात कीजिए या किसी भी कंटेक्स्ट में, जब हम एक मेजर कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं या एक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या बिल लेके आ रहे हैं, कोई स्टैंडर्ड लेके आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब उसने बोला कि जी नेचुरल रेफ्रिजरेटर मेड प्राइमरी टू स्टोर वेजिटेबल, फूड्स, milk and also cooling water. This standard helps Bureau of Indian Standard in fulfilling 6 out of the 17 United Nations Sustainable Development Goals. ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पे भी दोनों चीजें बेसिकली बिल के ऊपर है कि बिल करना बिल क्यों बनाया हमने, इसलिए बनाया क्योंकि देखो यहां से सबसे पहला समझ लगता है कि बिल क्यों। अगर आप कोई भी बिल, एक्ट, प्रोग्राम, स्कीम पढ़ोगे, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक उसका ऑब्जेक्टिव या वाइज रूल समझो। क्यों बना ये बिल? इसलिए बना नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग के लिए, बिकॉज हम अपने जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको कहीं ना कहीं फुलफिल करना चाह रहे हैं, तो उसलिए हमने ये चीज को लिखे। दूसरा हमने ये बोला कि भाई एक नेचुरल रेफ्रिजरेटर है जो हमारे नेचुरल, बिकॉज हमने नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग की बात की है, तो हमने बोला जो हमारे नेचुरल रेफ्रिजरेटर हैं उनका प्राइमरीली काम, हम इससे करना क्या चाहते हैं, हमने इस पर किया क्या है, तो ये आ गया। ठीक है। अब क्या मैं आपसे बोलूं कि यार अगर मैं करंट अफेयर्स, तो क्या मुझे पूरे के पूरे इस एक्ट को याद करना है? पूरे के पूरे नहीं। जो भी अगर आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को फॉलो कर रहे हैं, तो जो प्राइमरीली चीज है जिस पे वो काम कर रहा है बिल, प्राइमरीली वो जिस चीज पे फोकस कर रहा है, वो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि वो किस चीज को क्यों लेके आ रही है सरकार वो बिल। कुछ तो होगा। अगर क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज पे काम? बिकॉज ऑब्वियसली बात है, इस टाइम वर्ल्ड पे अगर हम बात करें तो क्लीन टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर, उस पर हम काम कर रहे हैं, इस पर बहुत ज्यादा एक्टिव है। ठीक है ना। हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी हम मीट करना चाहते हैं, वो भी पार्ट आ रहा है। ठीक है ना। तो ये वो जब आप बेसिक ब्रॉडर चीजों पे करंट अफेयर्स को पढ़ोगे, तो यहां पे जो एग्जाम पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है कोई बिल, एक्ट है, तो वहां पे फीचर्स आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ने हैं दोस्तों। अगर हम बात करें कि अगर आप कोई एक्ट के साथ साथ मैं बात करूं दोस्तों, अगर कोई मेजर एग्रीमेंट साइन होता है किसी मेजर इनिशिएटिव को लेकर, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। बाकी हमने यहां से सीखा कि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ क्वेश्चन यूपीएससी हमेशा हर बार ऐसे पूछेगा जो कि थोड़े से आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चले जाते हैं, जैसे कि प्रोवेस्ट वाला क्वेश्चन था यहाँ पे। ठीक है। अब क्या उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना है? नहीं। टर्म्स इन न्यूज आती हैं दोस्तों, देखो यार जितना हम लोग याद है करंट अफेयर्स बहुत वास्ट है, तो चीज करनी क्या है, जितना पढ़ रहे हैं उसको इतनी अच्छी तरह पढ़ो कि वहां से चीजें गलत ना हो। जो आ गया बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, उसको तो हमें छोड़ना ही है। ठीक है। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब इस सेशन को एंड करने से पहले दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि हमें अपनी प्रिपरेशन, आपको अपनी यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ प्रिपरेशन या फिर ईपीएफसी प्रिपरेशन में हम आपकी मदद कैसे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। हम बेसिकली आपको यहाँ पे 3 तरह के कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज हमारा एम सिंपल है कि हम चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल कैंडिडेट बने। ठीक है। पहला क्या है दोस्तों, अगर आप बिल्कुल ही बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे मास्टर कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे ऑब्वियसली यूपीएससी वाले जो टॉपिक्स हैं वो भी आएंगे, प्लस यहाँ पे आके आपको जो आपके स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस, कॉस्टिंग, काउंटिंग, सब यहाँ पे मिलेगा, सीसेट भी, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश भी। अगर आपको लग रहा है कि मेरा क्यूआरई वाला पार्ट, मतलब मेरा सीसेट वाला पार्ट अच्छा है, मेरा यूपीएससी वाला पार्ट अच्छा, और मैं यूपीएससी की तैयारी कर चुका हूं, मैं यूपीएससी का ही वेटरन हूं दोस्तों, तो आप हमारे स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स के साथ जा सकते हैं, जहां पे हमें पता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस, कॉस्टिंग, अपना इंश्योरेंस हो गया, ऑडिटिंग हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। और अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको लगता है कि सर मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने एग्जाम भी दिया हुआ है, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे टेस्ट के साथ भी जा सकते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है edutab.in। ठीक है। edutab.in पे जाके जब आप कोर्सेज पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको यूपीएससी, ईपीएफओ कोर्सेज दिखेंगे। इन कोर्सेज में जाके दोस्तों, ठीक है,
आपको यहाँ पे जो मैं आपको कोर्सेज बता रहा हूँ दोस्तों, तो ये कोर्सेज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। टेस्ट सीरीज, आपका स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉ, कंप्यूटर अवेयरनेस, ऑडिटिंग, ठीक है, और आपका ये मास्टर कोर्स। तो दोस्तों जब भी आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे, ये ऑफर्स जो हैं यहाँ पे बदलते रहते हैं दोस्तों। तो आप जब वेबसाइट पे आएंगे, जो भी प्रेजेंट ऑफर आपको वहां पे मिलेगा दोस्तों, आप उस ऑफर को आगे वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि जब मैं आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो यहाँ पे प्रेजेंटली 57% ऑफ चल रहा है। तो जो भी ऑफर होगा वो आपको वहां पे आके मिल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफी फायदेमंद लगा होगा, आपको एक थोड़ा सा आइडिया है किस तरह की चीजें मुझे अब करंट इवेंट्स के लिए प्रिपेयर करनी है अपने 2025 के एग्जामिनेशन के लिए। बाकी दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, आपको कोई भी चीज लग रहा है कि मुझे आपको डिस्कशन करना है, तो आप दोस्तों हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello@aerotab.co.in, या फिर आप हमसे बात भी कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड, बाय बाय।